अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। इस वक्त कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम और बढ़ते हुए जराइम के हवाले से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं, वहां अब हमें पुलिस के आला अफसरान भी परेशान दिखाई देते हैं। अब वो सर जोड़ कर बैठ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इन तमाम मामलात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। हमने एक हिकमत अमली एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रन की ये देखी कि उन्होंने एकदम से काफ़ी बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार जो कि मुनज़्ज़म जराइम की या तो सरपरस्ती कर रहे थे या जराइम को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रहे थे, उनको मुअत्तल किया। अब एक और हिकमत अमली का भी अपनाई गई है कि कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं जहां इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 7 से 11 के दरमियान जो सूरत हाल होती है स्ट्रीट क्राइम की बिलखुसूस वो ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को पुलिस किस तरह देख रही है, इसी के हवाले से एक तफसील आप तक नाज़रीन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है असद ज़ैदी साहब ने, KTN न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं और चीफ़ हैं, तमाम चीज़ों को क्राइम पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानते हैं असद ज़ैदी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, ज़रा नाज़रीन तक उनको आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जिस तरह कल भी हमने बात की कि किस अंदाज से कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स को काबू करना चाहिए, उसकी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और फिर आज जो है एक बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले भी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है स्नैच चेकिंग का सिलसिला होता था। मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स बनाए गए थे, वहां पर रेगुलर बेसिस पर स्नैच चेकिंग होती थी। अफसरान रोडों पे नजर आते थे। लेकिन अब 2 चीजें आज सामने आई। एक तो IG सिंध का हुक्मनामा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की क्योंकि कैंपेन चल रही है, किसी भी इलाके में खौफ हिरास नहीं होना चाहिए। अफसरान अपने कमरों को छोड़ दें, बाहर आ जाएं और फिर कोशिश करें कि आवाम के दरमियान में रहकर अगर उनको कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल को हल करें। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात थी वो ये थी कि सड़कों पर अब 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को क्योंकि ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी 300 से ज्यादा हॉट स्पॉट पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इसमें 2 चीजें अली रजा, एक पहली बात यह कि नाके लगेंगे, इजाफी नफरी की भी बात की गई है। लेकिन इससे पहले जो पहले फेज में पोलियो का एक अमल चल रहा है उसके अंदर तो इजाफी नफरी थानों को नहीं दी गई, उसी नफरी से काम लिया जा रहा है। तो अब किस अंदाज से इजाफी नफरी दी जाएगी, ये जो है अभी फैसला जब कर लिया गया है तो उसकी हिकमत अमली भी देखनी होगी। अच्छा जदी, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताइएगा। अच्छा जदी, थोड़ा सा इस पे मामला ये आ जाता है कि देखें, एक तरफ तो नफरी लग गई है, अब जिस जो मुल्ज़िमान हैं जो इन रूट्स पे कार्रवाइयाँ या वारदातें करते दिखाई देते हैं, बोला जाता है ना शहरियों की जानिब से कि देखें जी, कुछ मखसूस इलाके हैं वहाँ पर भी कोई बड़े टारगेटेड ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। देखिए, पहले भी जितनी भी जगहों पर आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस किए, उसके ऊपर जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे उसमें कामयाबियां हमें देखने को मिली। एक जानिब तो बहुत से मफरूर पकड़े गए, फिर उसके साथ जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स थे उनको चेक किया गया और फिर इसी अंदाज से एक कोशिश की गई कि कराची शहर में क्राइम को कम किया जाए। इसके बाद हमने बहुत से आला अफसरान को कहते ये भी सुना कि गैर मकामी और यहाँ के कराची से ताल्लुक ना रखने वाले लोग, और फिर इसी तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते रहे वक्तन फवक्तन। अब भी जब एक माहौल हो चुका है, जब एक गहमा गहमी बढ़ चुकी है और फिर पुरतशद्दुद वाकयात में और फिर डकैती वारदात में तकरीबन सिर्फ ये अवाइल का जो 1 महीना गुजरा, इसके अंदर जो अभी गुजर रहा है यानी कि शुरू के दिन है, अभी तो गुजरा भी नहीं, तो इसके अंदर 22 के करीब जो है वो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो पुलिस को तो हिकमत अमली बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। पिछले साल जो जितने भी जराइम की शरह थी उसको देखते, फिर उससे पिछले साल जिस तरह क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और फिर 5 साल के क्वेश्चन आंसर्स को स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, तो क्या पुलिस के पास पिछले 5 साल का डाटा मौजूद नहीं है कि किस अंदाज से क्राइम्स बढ़ रहे हैं? फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, देखिए कुछ इदारे तो सिर्फ लगता यूं है, पुलिस में भी कुछ लोग सिर्फ रिकवरी एजेंट बने हुए, जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने अब भी रही। लेकिन इसके साथ साथ क्या उनकी जो B कंपनी की बात की गई, तो उसमें सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जो करार वाकई ही अपने इलाकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या वो लोग भी हैं जो मनपसंद अंदाज से काम नहीं कर पा रहे?
जिस अंदाज से अफसरान चाहते हैं, और या फिर किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे। एक दफा दोबारा जो पहले बात की गई कि जो 300 हॉट स्पॉट्स हैं, इसके लिए नफरी क्या बाहर से आएगी या नफरी आरआरएफ देगी, या जिस तरह पहले जो है नफरी मंगा ली जाती थी, एक्स्ट्रा नफरी तैनात की जाती थी एसएसयू की तरफ से, क्या उसको रिपीट किया जाएगा, या फिर उस पॉलिसी को छोड़कर थानों से, तो थानों से तो ऑलरेडी नफरी आ रही है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि ईगल स्क्वाड की बात की जाए, या फिर 15 की मोटर बाइक्स की बात की जाए, या फिर थानों के मोटर बाइक स्क्वाड की इंडिविजुअली बात की जाए। तो क्या मोटरसाइकिल इस कंडीशन में है, हम आपको बहुत जल्द इसी प्रोग्राम में आप दोबारा दिखाएंगे। अच्छा सर, हुआ ये था कि कल जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो उसमें एक साबिक पुलिस अफसर थे, अहमद नियाज खोसो साहब, एसएसपी रहे हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। हमने पूछा कि सर क्या मसले हैं, क्यों मेंटेनेंस के मसाइल जो हैं वो हल होते नहीं दिखाई देते, क्या मसले हैं कि थानों के अंदर जो है वो सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है, क्या मसले हैं कि एक गाड़ी मोटरसाइकिल उसके अंदर पेट्रोल डलना है वो नहीं मिलता खुद पुलिस एहलकारों को, और उनको बोल दिया जाता है जाओ शहर के मुल्जिमान पकड़ो, जाओ इनको पकड़ो। तो उन्होंने एक अहम बात ये बताई असद जैदी कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय भी दी और उन्होंने कहा कि एक फ़ंड एलोकेट होता है जो कि अफसरान तक होता है, वो नीचे नहीं दिया जाता। और फिर उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर का एक हवाला दिया और उन्होंने कहा कि उस वक्त ये हुआ था कि एसएचओ के अकाउंट्स को उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे पैसे फाइनेंस हो रहे थे और उधर दिए जाते थे। तो अब ये जो मामला है इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? जी देखिए, जब मॉडल पुलिस स्टेशन की बात हुई तो बिल्कुल जब मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे तब भी एक फंड एलोकेट होता था और उसके अंदर भी इसी अंदाज से एसएचओ की जवाबदीद होती थी और फिर उन्हीं से सवाल किया जाता था। लेकिन ये पुरानी बात हो गई है, यादें माजी हो गई। जब एक एसएसपी लेवल के वो साहब जो खुद इतनी की पोस्ट पे रहे और वो खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं, तो इसके बाद तो हमारी वो बात जिसको कल हमने की तो उसको तकवीत मिलती है कि पेट्रोल मिलता नहीं, मेंटेनेंस होती नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक फंड एलोकेट होता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलता है ताकि वो जा सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा भी नहीं मिल रहा। तो फिर ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है इदारे में, इसको देख कौन रहा है? अगर आप आईजी साहब की बात कर लें या फिर यहाँ पर एडिशनल आईजी कराची की बात कर लें। अच्छा तो मैं एक बात बताऊं असद जैदी, एक मामला इसमें देखिए, आप भी इसके ऊपर ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, मैं ये जानता हूं, और इसके अंदर बड़े इसके अंदर ना शिकायतें आती हैं कि अक्सर फोटो स्टेट के लिए भी तफ्तीशी अफसर कह रहा होता है भाई पैसे दो, फिर लोग शिकायतें करते हैं, फिर हम लोग खबरें चला रहे होते हैं। मगर कहीं ना कहीं इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि ये शिकायतें क्यों आ रही होती हैं। कहीं ना कहीं ये मामला हमसे भी डिस्कस हो रहे होते हैं कि भाई तफ्तीश के लिए इस वक्त अगर कोई तफ्तीश के लिए मुझे मूव करना है, चीज़ें करनी हैं, तो अब एक अफसर खुद से तो नहीं लगाएगा, अब वो अगर डर रहा है किसी से बताने के लिए या लेने के लिए तो वो भी एक मसला है। अब मामला ये होता है कि इसके अंदर तफ्तीश मुतासिर होना शुरू हो जाती है। देखिए, एक केस के ऊपर काम करना है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि शवाहिद इकट्ठे करने हैं, उसके लिए आपको जाना है, आपने जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। जाहिर सी बात है किसी इलाके में जाना है तो वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। जाहिर सी बात है किसी इलाके में जाना है तो वहां मुखबर खास की जरूरत है। तो तमाम चीजों के लिए फिर यकीनी तौर पर आपको फंड की जरूरत है। उसके साथ सबसे अहम बात यह भी है कि जब एक एफआईआर का इंदराज हो रहा है तो उसके लिए भी जाए वकुआ पर जाना पड़ता है। जाए वकुआ पे एक ड्यूटी ऑफिसर के जाए बगैर एफआईआर का इंदराज नहीं होता। वो जाकर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में लिखते हैं। सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं है, अनमोल आप देखिए एक ड्यूटी लग गई है कि जी वीवीआईपी मूवमेंट है, उसके लिए भी जाना है। तो पेट्रोल के फंड्स, गाड़ियों की मेंटेनेंस के फंड, जो डकैती करके दौड़ रहे हैं उनके पास नई मोटरसाइकिलें, आपके पास पुरानी बाइक्स हैं जो उनका पीछा ही नहीं कर सकती। आपने कहा कि कराची शहर में 7,000 छोटे वेपन नए आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे वो पता नहीं है। इस टाइम पुलिस का मोरल अप करने की जरूरत है। अच्छा असद जैदी, एक मजे की बात है, मजे की तमाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मजे की बात यह है कि इसको भी हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हवाला दिया है और बड़ा प्रोग्राम हुआ है कि जी कराची इतना टैक्स दे रहा है, ये जो तनख्वाहदार जो तबका है कि वो बताया जाता है कि एक बहुत
बड़ा फिगर दे रहा है। और सबसे ज़्यादा मुतासिर भी यही तनख्वाहदार जो तबका है वो कराची शहर के अंदर जो है वो शिकार हो रहा है, मुतासिर हो रहा है। तो उसकी मिडिल क्लास की हमेशा हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ा तबका होता है जो अपने साथ होने वाली वारदात के ऊपर जहाँ के उसको परस्यू भी नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े मसाइल हैं, आपको भी पता है थानों के। जी देखिए, हर थाने के बाहर इसी बात को ले लीजिए कि किसी गरीब की दाद रसी होगी कैसे। हर थाने के बाहर एक टाइम लिख दिया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक एसएचओ साहब खुद सुनेंगे, दाद रसी करेंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि एसएचओ साहब को स्पेशल ड्यूटी पे भेजा है, एसएचओ साहब तो पोलियो को मॉनिटर कर रहे हैं, एसएचओ साहब तो किसी और असाइनमेंट पे चले गए। तो वो जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर मुतासिर भी है, और उसकी छुट्टी का टाइम है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। उसकी तनख्वाह छीनने का टाइम है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जितने भी वाकयात रिपोर्ट होते हैं, देखिए इसके साथ साथ जब हम गरीब तबके की बात करते हैं तो उनके पास कोई बड़ी सवारी नहीं होती। वो या तो उन बसेस में होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है फैक्ट्रीज की तरफ से, या अपनी मोटरसाइकिल पर मौजूद होते हैं, या अपनी साइकिल, आज भी साइकिल का रिवाज मौजूद है, या फिर मुश्तरका तौर पर कोई रिक्शे करवाए हुए, या कोई भी अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन। उसकी वजह से उनके लिए आसानी होती है कि घर पहुंचे। सुबह 7 बजे निकलना, रात को ओवर टाइम करके भी 10 बजे 12 बजे आना, और फिर अगली सुबह का इंतजार। लेकिन 30 दिन की मेहनत के बाद जब उनकी तनख्वाह छिन जाती है, तो सिर्फ जब वो अपनी दाद रसी के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप इतने बजे यहां से क्यों निकले, आपने तनख्वाह यहाँ से क्यों निकाली। अच्छा जी, अभी कल ही की बात है, कुछ दिनों की बात है, एक लड़के ने मुझे वीडियो भेजी, अपनी वीडियो बना के, मुझे तो तरस आ रहा था। उसमें वो बता रहा था कि देखें जी, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मैंने एक कैमरा ख़रीदा, मैं जाके शादी की और मुख्तलिफ इवेंट्स की पिक्चर्स बनाता हूँ, उससे पैसे कुछ अपने घर वालों के लिए जो है रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता हूँ। डकैत आए, मुझसे मोबाइल फ़ोन तो लेकर गए, मेरा जो पूरा कुल सरमाया था जिससे मैं अपनी अखराजात चला रहा था घर के, वो तक जो है वो लेकर चले गए। कैमरे चोरी करने के लिए भी डकैत ताक लगा के बैठ जाते हैं बड़े बड़े शादी हॉल्स के साथ, और कंप्लेंट तवातुर के साथ आ रही हैं असद जही साहब। और वो बच्चे रो रहे हैं इस वक्त, जो फोटोग्राफी फ्रीलांस कर रहे हैं वो परेशान हैं। मतलब किस तरह मैनेज होंगी, समझ से बाहर है चीज़ें। जी देखिए, जो कल बात की गई कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये वारदातें करते हैं। देखिए, दो तरह की वारदातें हैं। एक वो जो बैंक से निकलने वाले लोग हैं जिनके पास हैवी अमाउंट होती है, उनसे वारदात होती है। एक वो जो छोटी वारदातें हैं, एटीएम से कैश निकला, एक बड़ी अमाउंट लेकर काउंटर से आ रहे हैं, एक एटीएम से कैश निकाल रहे हैं, या फिर ये शादी ब्याह के बाद अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये इलाके में मौजूद ही क्रिमिनल्स होते हैं। अब इनके ऊपर काम ये किसी और शहर से नहीं आए हुए, ये वहीं के लोग हैं। इनको पता है कितने बजे लोग यहाँ से निकलते हैं, कितने बजे जाते हैं, या करीबी इलाकों के होते हैं। तो क्या जो थानों में इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, जिसके लिए थानों में मौजूद स्पेशल पुलिस के एहलकार हैं, वो क्या डाटा प्रोवाइड नहीं करते? क्या उनके पास इतना वक्त नहीं है जो जाकर बता रहा है कि फलां जगह दुकान तामीर हो रही है, फलां जगह पर एक्स्ट्रा लैंड पर काम हो रहा है? वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जो दीगर इदारों की जिम्मेदारियां वो तो बेहतर अंदाज से निभा रहे हैं, लेकिन साल से एक थाने में मौजूद इंटेलिजेंस के अफसरान जिनकी साल से तबादले नहीं हुए, वो क्या ये बताने में कासिर हैं? या फिर डीआईबी इंचार्ज पॉइंट उठा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है पुलिस की, उस पर तैनात जो लोग हैं उसके हवाले से देखा जाए तो ये बातें ऊपर तक नहीं जा रही हैं। क्या समझते हैं सजाई साहब, उधर भी तबादलों की जरूरत है? एक इलाके में अमनो अमान का खतरा है, ये कौन बताएगा? इंटेलिजेंस के अफसरान। एक इलाके के अंदर छीना झपटी बहुत हो रही है, कहां से लोग आ रहे हैं, कौन से इलाके से कहां आ रहे हैं, ये कौन बताएंगे? थानों में मौजूद इंटेलिजेंस के अफसरान या फिर स्पेशल ब्रांच के अफसरान। किसी भी जगह पर किसी हाई प्रोफाइल मामले होने की कोई उम्मीद, वो तवक्को होती है, तो ये कैसे पता चलती है? जब इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर होती है। वो कौन करेंगे? इंटेलिजेंस के अफसरान जो थानों में सालों से मौजूद है। अब सबसे पहले तो उनको चेक कर लेना चाहिए, इतने साल एक जगह रहकर उन्होंने कितनी इंफॉर्मेशन दी और उन इंफॉर्मेशन में से कितनी सही साबित हुई, या वो बैठकर किसी की जातियात पर काम कर रहे हैं, या वो किसी अफसर को ओबे करने के लिए वो सब काम कर रहे हैं। इन सब की क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से
इदारों में लोग मौजूद नहीं। पहले कहा जाता है बगैर यूनिफॉर्म की ड्यूटी करेंगे, फिर कहा जाता रहा कि ये यूनिफॉर्म में ड्यूटी करेंगे, फिर कहा जाता रहा कि ये जो इंफॉर्मेशन, और फिर देखिए इसके ऊपर जो है जुल्म ये है कि अगर वो किसी के बारे में कुछ लिख दें तो उसको चेक नहीं किया जा सकता। तो क्या उनको नहीं पता कितने हैबिचुअल क्रिमिनल्स उनके इलाके में हैं? ये तमाम बातें रिलेट करती हैं, एंड में लाकर नजला गिरता है एसएचओ हेडमोरर पे और सिपाहियों पर। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। कोई बड़ा वाक्य आ जाए तो कहा जाता है इंटेलिजेंस का फेलियर है और किसी और इदारे से पूछा जाए। लेकिन जिस एसएचओ या जिस पुलिस स्टेशन के अंदर वो तमाम काम हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस के अफसरान एसएचओ की भी रिपोर्ट बनाकर देते हैं, तो क्या वो बाहर मौजूद जितने भी गैर कानूनी काम हो, गैर असूली काम हो, या वो काम जिससे बदअमनी फैल रही है, चोरी डकैती राजनी, इसकी रिपोर्ट्स हैं, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस शहर में अब तक इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। अफसरान को दोबारा सर जोड़ना होगा। जो कराची पुलिस चीफ है वो इसी शहर में एसएसपी भी रहे, डीआईजी भी रहे, और आज इसी शहर के एडिशनल चीफ भी हैं, एडिशनल आईजी भी हैं, तो उनके पास ये तमाम वसाइल भी हैं। वो रोडों पर खुद खड़े रहे, उन्होंने करीबी तौर पर तमाम चीजों को देखा। तो अब अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है या करवा रहा है तो उस वजूहात को देखना होगा। इन लोगों को भी इनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना होगा। लीरज, अच्छा असद ज़ैदी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ना, एक मसला ये है कि जब शहरी जा रहे हैं ना थानों के अंदर अपने मुकदमात करवाने के लिए, अपनी एफआईआर्स करवाने के लिए, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। कई घंटों घंटों बिठाया जाता है थानों के अंदर, बताया जाता है कि जी साहब अभी बैठे हैं, अभी फ़लाना ड्यूटी अफसर नहीं है, अभी हेडमोरर साहब नहीं है, अभी एसएचओ साहब नहीं है, अभी पैन की इंक ख़त्म हो गई है, अभी रजिस्टर नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, थोड़े दिन के बाद, देर के बाद आना। अब एक आम आदमी जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकल रहा है कामों के लिए, वो 4 चक्कर तो लगाने से रहा। मुख्तलिफ मुतअद्दिद ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसके अंदर जो रवैया है, सिर्फ जो डिले टैक्टिक्स है, वही तकलीफ़ देती है एक आम उस शख्स को जो मुतासर होकर ऑलरेडी आ रहा होता है। इसको कैसे देखा जाए, इसके ऊपर क्या काम किया जाए, इसके ऊपर पुलिस क्या काम कर रही है? जी देखिए, जब आईजी सिंध आए और फिर उन्होंने उम्मीद दिलाई कि जी हम थाना कल्चर तब्दील करेंगे, और इससे पहले हमने देखा कि बिल्कुल गुलाम नबी मेमन साहब के दौर में थाना कल्चर तब्दील हुआ, और फिर जहां से शिकायत आती थी किसी अफसर की, और उसमें ये कहा जाता था कि जी इन्होंने डिले टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ जब आईजी सिंध तब्दील हुए और फिर नए आईजी साहब आए, तो फिर ये भी कहा गया कि अब देखिए टिकटॉक पर वीडियोस आएंगी, सोशल मीडिया पर पुलिस के इमेज को बेहतर किया जाएगा, और फिर मुतवातिर तौर पर मोबाइलों से निकलते नौजवान और फिर उनके साथ पुलिस कांस्टेबल खवातीन हो या नौजवान हो, वो हमें बेतहाशा टिकटॉक्स बनाते भी दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद इखलाकियात की तरबियत जो आपने बात की वो नहीं दी गई। अब भी किसी थाने में चले जाएं तो गेट पर पूछा जाता है आपको काम क्या है। थाना वो जगह है जिसका गेट मुतवातिर खुला रहता है। संतरी बिल्कुल पूछें, और लेकिन उसके साथ संतरी ये भी गाइड करें कि आप फलां साहब ड्यूटी ऑफिसर हैं, उनके पास जाइए, वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन इसके बरक्स जितनी भी वारदातें रिपोर्ट हुई वो उसमें से बेशतर से ज्यादा तो ताल्लुकात पर हुई कि जी एक फोन कर दें ताकि हम जाएं, हमारा जायज मसला है, हमसे मोबाइल छिन गया है, हमसे नकदी छिन गई है, हमारे तकलीफ दे बात है, तकलीफ इसी बात की है कि जो बेचारा अपना लुट कर आ रहा है, जिसका मोबाइल छिन चुका है, जो बंदूक की गोली लग चुकी है जिसको, वो और जिसको दिखाकर लूटा गया है, वो दोनों परेशान होते हैं कि अब क्या करें। एक तो अजाब हो गया हमारे साथ जो होना था, अब दोहरा अजाब कि उसके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस इतने पेचीदा हैं। उसके अंदर अगर आप एफआईआर करवाने जाएं तो हर हम छोटे छोटे फ़ोन कॉल हमें आते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, इस पर तो आपने कट जानी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, कटी नहीं रही। वो कह रहे हैं सच्चो साहब नहीं है, आप परसों आए, आप तरसों आए, अभी कच्चा पर्चा कटेगा, उसके बाद एफआईआर होगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना एफआईआर का मतलब, करें चीज़ें, कम से कम इन चीज़ों के ऊपर तो ताख़ीर नहीं होनी चाहिए असद ज़ैदी। मगर ये बहुत बड़ा मसला है एक आम आदमी का। एक आम आदमी थाने ही जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा? उसका पहला जो कदम है वो थाने में पड़ेगा। मगर अगर इस तरह के रवैये और इस तरह की चीज़ें दिखेंगी तो कितनी मायूसी फैलेगी।
जी देखिए, पहले तो अब एसएसपी साहिबान को चाहिए कि वो डेली बेसिस पे जब उनके पास रिपोर्ट आती है तो ये भी पूछे कि एप्लीकेशंस कितनी आई, आपने एप्लीकेशंस पे क्या कार्रवाई की, आपने जिस अफसर को एप्लीकेशन देकर उसको इन्वेस्टिगेटर मुकर्रर किया एफआईआर कटने से पहले, तो उस अफसर ने आपको क्या लिख कर दिया, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी उस एप्लीकेशन पे। हो सकता है कि 100 में से 70 एप्लीकेशन सही हो, 100 में से 50 एप्लीकेशन सही हो, 50 एप्लीकेशन जो है उनकी इंटेंशन सही नहीं हो, लेकिन बाकायदा तौर पर जब कोई एप्लीकेशन आती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मार्क की जाती है, फला एएसआई साहब, फला सब इंस्पेक्टर साहब, फला ड्यूटी ऑफिसर साहब, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन हो ये रहा है कि बदकिस्मती से जिस बात को आप कह रहे हैं, हमारे पास जब छीना झपटी हो जाए तो उस पैसे का रोना, फिर जाकर एफआईआर कटवाने के लिए इनिशियली तौर पर उस पैसे को देने का रोना, और फिर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को ज्वाइन करना, ये तमाम इतने सख्त मराइल हैं इसके लिए एक आम आदमी जहमत ही नहीं करता कि वो किसी भी पुलिस स्टेशन का गेट क्रॉस करे। वरना तो होना ये चाहिए कि एप्लीकेशन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए 24 घंटे का टाइम देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि 24 घंटे बाद आप तशरीफ ले आए, जब तक हम इन्वेस्टिगेट कर लें आपकी एप्लीकेशन को। लेकिन फिर से मेरी बाइक छिन गई तो पेपर लाओ, किसके नाम पर थी उसको लाओ, इंश्योरेंस किसकी थी उसको लाओ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई अपने नाम क्यों नहीं कराई पहले ये बताओ, गाड़ी आपकी थी किसी और की थी ये बताओ। अब मैं किस किस माइल में जाऊंगा। आम आदमी के लिए जितनी पुलिसिंग मुश्किल कर दी इतनी आसान होनी चाहिए। किसी भी शख्स के लिए आज भी हमने देखा फैंसी नंबर प्लेट पर कार्रवाई हुई, आज भी हमने देखा पुलिस लाइट्स पे कार्रवाई हुई, आज भी हमने देखा काले शीशों पर कार्रवाई हुई। तो अगर जुर्म को रोकना है तो जुर्म करने वालों की सरकोबी कीजिए, अवाम की नहीं कीजिए। जितनी डकैती वारदातें हो रही हैं, अगर उनकी सीसीटीवी फुटेजेस देख ली जाए तो उसके अंदर मोटर बाइक की नंबर प्लेटें गायब हैं। तो जब इस तरीके से इलाके में पेट्रोलिंग होगी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हुए सवारियों के नंबर नहीं है और लोग फिर भी स्नैप चेकिंग पे खड़े और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो तो यकीनी तौर पे हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। उस गलती को सुधारने की और फिर थाने में मौजूद इंटेलिजेंस अफसरान को ये समझाने की जरूरत है कि थाने की हदूद में जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं उनको आपने भी रिपोर्ट करना है। सिर्फ पेट्रोलिंग पे मौजूद पुलिस अफसरान नहीं, सिर्फ एसएचओ जिम्मेदार नहीं, हेडमोरर नहीं, ड्यूटी पे मामूर स्पेशल ब्रांच के लोग हों और भी दीगर इदारे हों। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया संजय जी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन तफसील से बता रहे थे कि देखें जी, हम दोनों एक्सपेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि नाजरीन तक, जो बिलखुसूस कराची टुडे के व्यूअर हैं, उन तक बात पहुँचे कि देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बन चुका है। उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं और वो रोज़ाना उन मसाइल का सामना कर रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं, हम हौसला अफजाई भी करते हैं कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की, और साथ साथ हम वो कोशिश भी करते हैं कि देखें कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नेग्लिजेंसी है, कहाँ गफलत बढ़ती जा रही है, ताकि मकसद सिर्फ यही होता है कि मसाइल का हल निकले। नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।